Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए इनकम टैक्स पढ़ रहे थे और इनकम टैक्स में हम उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कवर कर रहे थे। अभी तक हमने हाउस प्रॉपर्टी में सर क्या कवर किया है? हमने पहले बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन 22, दैट इज चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और ये हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन में हमने दो तीन चीज़ों की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, मीनिंग के बारे में, जैसे कि एनुअल वैल्यू क्या होता है, हाउस का मतलब क्या होता है, ओनर का मतलब क्या होता है। ओके, उसके बाद हमने सेक्शन 27 का कवर किया था जो था डीम्ड ओनर, क्योंकि ओनर में भी दो तीन टाइप के ओनर थे, एक था लीगल ओनर, एक था बेनिफिशियल ओनर और एक था डीम्ड ओनर। तो हमने ये भी कवर किया था। उसके बाद हमने ये कवर किया था कि हाउस प्रॉपर्टी में हम कब बोलेंगे कि एक हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है। ओके, उसके बाद हमने फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट कवर किया था। उसके बाद हम लोगों ने कंपोजिट रेंट क्या होता है उसके बारे में कवर किया था। उसके बाद हमने कवर किया था एग्जेम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। फिर जो हाउस प्रॉपर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो हमने कवर किया था। ओके, सो यहां तक हमने टोटल कवर किया था और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जीएबी, वो कवर किया था। ओके, एक बार हम लोग ये जो जीएबी वाला कंप्यूटेशन है एंड ये जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, उसे एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद आज के क्लास में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। राइट सर, बिल्कुल। तो चलिए सर, हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। अगर हमने कोई घर किराए पे दिया है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हमने अगर कोई घर किराए पे दिया हुआ है, ओके, सो अगर हमने रेंटेड आउट किया है कोई होम, तो उसकी केस में हम इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे? हाउ वी विल कंप्यूट आवर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको पहले लेना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं जीएवी। जीएवी आपको लेना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू से आपको माइनस करना पड़ेगा म्युनिसिपैलिटी टैक्स एंड अदर लोकल टैक्सेस लाइक सीवरेज टैक्स, वाटर टैक्स। ये जो टैक्सेस है वो आपको माइनस करना पड़ेगा। पहले आपको लेना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से आपको माइनस करना है म्युनिसिपैलिटी टैक्स और लोकल टैक्स। जो भी आएगा वो आएगा आपका नेट एनुअल वैल्यू। ये नेट एनुअल वैल्यू से आपको माइनस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ओके, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 माइनस करना है, जिसमें सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि होगा एनएवी का 30%। एनएवी का 30% है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, उसके बाद एक और चीज आपको माइनस करना है, जो है आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने लोन लिया है, लोन लेके आपने घर बनाया है किराए पे, देन इन दैट केस जो भी आपका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो आप माइनस कर लो। इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आपका आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। राइट, बिल्कुल सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, हाउ वी विल कैलकुलेट जीएवी। हम जीएवी सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे? देखो, मैंने बोला था कि जीएवी को आप दो पार्ट में ले लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2। ओके, पहले आपको क्या करना है, पार्ट ए में कंप्यूटेशन करना है, उसके बाद पार्ट बी में कंप्यूटेशन करना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है, फिर आपका आ जाएगा जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो पार्ट ए में क्या है आपका म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू, एमआरवी। म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू आपको लेना है, एमआरवी जो आपका है। एमआरवी के साथ साथ आपको कंपेयर करना है इसे एफआरवी के साथ, म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, दोनों में से जो हायर आएगा वो आपको लेना है, उसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। ओके, देखो म्युनिसिपैलिटी वैल्यू आपका फेयर रेंटल वैल्यू, दोनों में से व्हिच एवर इज हायर, दोनों में से जो बड़ा आएगा हायर ऑफ द अबव टू वो लेना है, उसे कंपेयर करना है किसके साथ? स्टैंडर्ड रेंट के साथ। इन दोनों में से जो भी छोटा आएगा लोअर को आप क्या बोलोगे? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो ये पार्ट ए का काम है। ओके, बस इतने में पार्ट ए का काम खत्म हो गया। पार्ट ए जो है वो नोशनल इनकम है। सर नोशनल इनकम का मतलब? नोशनल इनकम मतलब ये एक्चुअली इतना इनकम आपका आएगा, इतना आपका इनकम पॉकेट में आया होगा, ये जरूरी नहीं है। पार्ट ए इज द नोशनल पार्ट, पार्ट बी इज एक्चुअल पार्ट। सो पार्ट बी में क्या है? एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। सर कितना रेंट आपको मिलने वाला है, आपने एग्रीमेंट किया है कितने रुपए का अपने टेनेंट के साथ, तो सपोज जितना भी आपने एग्रीमेंट किया है वो है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, मतलब मिलने वाला है। इसमें से आपको माइनस करना है लॉस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड। सर अगर आपका घर कुछ महीने के लिए खाली था, सपोज 1-2 महीने के लिए खाली था, वो खाली के पीरियड में आपको तो रेंट नहीं मिला होगा, तो वो माइनस कर लीजिए।
सो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड। अब लॉस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड माइनस करने के बाद आपको माइनस करना है ऑन रियलाइज रेंट। अगर आपका टेनेंट ने कुछ पैसा नहीं दिया है ना, आपका कुछ उसका अभी भी कुछ पैसा आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग है, अनरियलाइज्ड है, आपने रिसीव नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा, वो भी आपको माइनस करना है। इसके बाद आपका आ जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, जितना पैसा आपने रिसीव किया है। अब आपको क्या लेना है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो पार्ट ए का लास्ट था एंड जो पार्ट बी का लास्ट है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। इन दोनों में से जो भी बड़ा है ना सर, वो आ जाएगा आपका क्या, GAV। दोनों में से जो भी बड़ा है वो आएगा आपका GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, यहां पे एक चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि अगर 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 ड्यू टू वैकेंसी पीरियड, आपका वैकेंसी पीरियड माइनस करने के बाद यहाँ पे जो अमाउंट आएगा आफ्टर डिडक्टिंग वैकेंसी पीरियड, ये जो अमाउंट आता है ना, अगर ये अमाउंट इस अनरियलाइज, ये रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से छोटा होता है, अगर आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड वैकेंट पीरियड की वजह से क्या होता है, छोटा होता है, किससे सर छोटा होता है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, उस केस में जी भी आपको क्या लेना है, लोअर ऑफ द टू। ओके, तो नॉर्मली तो आपको हायर ही लेना है, लेकिन अगर ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी की वजह से अगर ये वाला अमाउंट छोटा आ रहा है ना, ये वाला अमाउंट छोटा आ रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, व्हिच एवरेज लोअर ले रहा है। तो ये हमने कवर कर लिया था। अब चलते क्वेश्चन सॉल्व करने से। देखो ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए डिजाइन किया है, बहुत ही बच्चे वाला चॉकलेट क्वेश्चन है। क्या है सर क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। कंप्यूट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। बोल रहा है कि भाई इन डिटेल से आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है, इन डिटेल से आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है। म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू 6 लाख का है, फेयर रेंटल वैल्यू 7,20,000 का, स्टैंडर्ड रेंट 6,50,000 का, मंथली रेंट है 70,000 का एंड अनरियलाइज रेंट है 10,000 का। ठीक है, तो चलिए एक बार कैलकुलेशन करते हैं सर कैसा आएगा। तो सब कुछ हमें दिया हुआ है, हम कैलकुलेट करेंगे। एक ब्लैंक पेज ले लेते और यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे GAV। सो क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कंप्यूटेशन सर कैसे करेंगे, देखो पहले आपको लेना है म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू। सर म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू इससे कंपेयर करना है फेयर रेंटल वैल्यू के साथ, फेयर रेंटल वैल्यू। उसके बाद आपको लेना है हायर ऑफ द फॉलोइंग टू, हायर ऑफ द टू, हायर ऑफ द एवब टू, दोनों में से सर जो भी हायर है। ठीक है, डन सर। या फिर आप ऐसे नंबरिंग भी कर सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2, हायर ऑफ द नंबर 1 एंड नंबर 2। उसके बाद आपको लेना है स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट के साथ साथ आपको उसके बाद लेना है लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू, लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू। टू will be reasonable expected rent। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, सॉरी RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो सर एक बार वैल्यू आप पुट कर लीजिए। देखो म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू कितना है, 6 लाख का, यहाँ पे मैं रेड में वैल्यू लिख रहा हूँ। म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू इज योर 6 लाख पर annum, राइट। उसके बाद आपका फेयर रेंटल वैल्यू कितना है सर, 7,20,000 का फेयर रेंटल वैल्यू। तो दोनों में से हायर कितना आ जाएगा, 7,20,000। 7,20,000 के साथ साथ आपको सर कंपेयर करना है कितना, स्टैंडर्ड रेंट से, जो कि है 6,50,000। इसे आपको करना है 6,50,000 के साथ कंपेयर। सो आपका जो लोअर आएगा वो आएगा 6,50,000। तो RER आपका कितना है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 6,50,000 का।
और ये 6,50,000 के बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। सर ये जो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है ये है सर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑलरेडी क्वेश्चन पे दिया हुआ है 70,000 इंटू 12, सो 8,40,000। ओके 8,40,000, इसमें से आपको सर वैकेंसी पीरियड का कोई रेंट है क्या, नहीं है, तो आपको सिर्फ ऑन रियलाइज रेंट का अमाउंट क्या करना है, माइनस करना है। ऑन रियलाइज्ड रेंट का अमाउंट जो है माइनस करना है। ऑन रियलाइज रेंट कितना है सर आपका, ऑन रियलाइज रेंट है 10,000 का, तो वो 10,000 माइनस कर लीजिए, खत्म। 10,000 माइनस करने के बाद आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। सो ये आ जाएगा 8,30,000। डन। 8,30,000 के साथ साथ अब जीएवी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। जीएवी कैलकुलेशन कितना होगा, जीएवी इज हायर ऑफ द फॉलोइंग टू, जीएवी इज हायर ऑफ फॉलोइंग टू। हायर ऑफ फॉलोइंग टू में कितना आएगा, नंबर 1 RER रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ओके रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, एंड उसके बाद 2 नंबर पे जो आएगा वो आएगा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसिप्ट, ठीक है। सो ये है 6,50,000 और ये है 8,30,000, तो टोटल कितना आ जाएगा 8,30,000। सो GAV इज योर 8,30,000। डन सर। तो देखो कैलकुलेशन स्टूडेंट्स करना बहुत ही आसान है, आपको क्या लेना है, पहले लेना है जीएबी कैलकुलेशन। सर हम लोग कैसे करेंगे, देखो म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू ले लीजिए, उससे कंपेयर करिए फेयर रेंटल वैल्यू के साथ, दोनों में से जो भी हायर आएगा वो आ जाएगा आपका, वो आप ले लेंगे, उससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट एंड दोनों में से जो हायर था, इन दोनों में से अब जो लोअर होगा वो क्या होगा, लोअर जो आएगा वो आएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल के साथ। सो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस ऑनरियलाइज रेंट, ये आ रहा है 8,30,000 का। जीएबी कैसे होगा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, दोनों में से जो भी हायर होगा वो आएगा जीएबी। अगर सर यहाँ पे वैकेंट पीरियड होता तो पहले हम वैकेंट पीरियड माइनस करते, वैकेंट पीरियड का रेंट लॉस ड्यू टू वैकेंट पीरियड, उसके बाद जो अमाउंट होता है उसे हम कंपेयर करते रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट के साथ। अगर वह अमाउंट छोटा आता तो हम व्हिच एवर इज लोअर लेते, अगर वह अमाउंट बड़ा आता तो हम व्हिच एवर इज हायर लेते। सही है, बिल्कुल सर। ओके, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, इसी की तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करने वाले, लेकिन सर एक कंडीशन है जो हम एक बार चेक कर लेंगे, जो है कंडीशन फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर एज अनरियलाइज्ड रेंट। देखो कंडीशन फॉर क्लेमिंग अनरियलाइज्ड रेंट एज डिडक्शन, ऑन रियलाइज रेंट जो है ना सर, इस ऑन रियलाइज रेंट को आपको डिडक्शन लेने के लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हो देन ओनली यू कैन टेक ऑन रियलाइज रेंट एज डिडक्शन। ओके, सो कैसे सर हम लोग करेंगे ऑन रियलाइज रेंट का डिडक्शन। देखो नंबर 1, ऑन रियलाइज रेंट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेंट रिसीव्ड, on realized rent shall be deducted from the rent received only if the following conditions are satisfied. Number 1, tenancy must be bona fide, यानी कि tenancy must be bona fide का मतलब सर क्या होता है, यानी कि टेनेंसी एक्चुअली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जानबूझ के टैक्स की बेनिफिट के लिए एक फेक टेनेंट अपॉइंट कर लिया और उस फेक टेनेंट से आपने शो कर लिया कि भाई इसने तो मेरे घर पे रहा लेकिन ये तो मुझे रेंट नहीं दिया है। लेकिन ऐसा कोई प्रॉपर इंसान नहीं है, मतलब दुनिया में ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट नहीं करता जिसके साथ आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया है। तो प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए अगर आपको ऑन रियलाइज रेंट का डिडक्शन लेना है। ठीक है, प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, आपकी जो टेनेंट है उसकी आधार कार्ड वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो भी रहना चाहिए, आपने अगर कुछ एडवांस लिया है उसका भी जो रिसिप्ट है वो रहना चाहिए। The defaulting tenant is vacate. The defaulting tenant has vacated or step has been taken to compel him to vacate the property. देखो या तो डिफॉल्टिंग टेनेंट खुद छोड़ के जा चुका है
या फिर आपने प्रॉपर स्टेप लिया है उसे निकालने के लिए, या तो वो प्रॉपरली, या तो वो घर छोड़ के जा चुका है, या तो आपने प्रॉपर स्टेप लिया है टू वैकेट हिम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, आपने पूरा उसे प्रॉपर्टी से निकालने के लिए पूरा का पूरा इंतजाम किया है, तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद आता है द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। देखो भाई, यहां से निकले किसी और जगह पे जाके रहना, बार बार, जिसने एक बार दिल तोड़ा है उसे बार बार दिल देना गलत बात है ना। तो इसीलिए एक चीज आप देख लीजिए कि सपोज मेरे घर में कोई टेनेंट है, मेरे घर में कोई टेनेंट आके रह रहा था और उसने उस घर का किराया नहीं दिया, मैंने निकाला, लेकिन फिर वो मेरे और एक घर में जाके रह रहा है, ठीक है। तो ये तो जानबूझ के मुझे लगता है कि फ्रॉड करने के लिए मेरा इंटेंशन है, तो इनकम टैक्स वाले इसे अलाउ नहीं करेंगे। तो इनकम टैक्स वालों का ये कहना है कि भाई देखो, अगर आपका प्रॉपर्टी में किसी ने, आपके कोई टेनेंट था आपकी प्रॉपर्टी में, कोई भी प्रॉपर्टी उसने ऑक्यूपाई किया था लेकिन उसने पैसा प्रॉपर नहीं दिया है, अब वो प्रॉपर्टी छोड़ चुका है, तो आपका कोई और प्रॉपर्टी वो ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए। ओके, द assessee has taken all the reasonable steps to institute legal proceeding for the recovery of unpaid rent or satisfy the assessing officer that legal proceeding would be useless। भाई देखो, जो लास्ट स्टेप है, इनकम टैक्स वाले बोल रहे कि भाई ऐसे ही फ्री में हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा स्टेप लेना पड़ेगा, लीगल स्टेप्स लेना पड़ेगा कि भाई जो भी आपने, जिस भी पर्सन ने आपका पैसा रखा है ना, उस पर्सन से आप चाहे कोर्ट में केस करिए, चाहे आप पुलिस वगैरह में केस करिए, हर एक केस में आपको क्या करना है, हर एक केस में आपको स्टेप लेना है टू कलेक्ट द अनरियलाइज्ड रेंट अमाउंट। अगर आपने इतना काम किया है तो उस केस में क्या होगा, आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ आपको समझ के रखना है कि भाई फ्री में कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना है, अगर वो कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो देन ओनली विल एलिजिबल फॉर गेटिंग डिडक्शन, राइट सर, बिल्कुल। ओके, सो उसके बाद चलिए बात करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि इसी के रिलेटेड होगा नॉर्मली। ओके, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जीएबी का है, तो हम इसे जीएबी का एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हम ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये जो जीएबी का क्वेश्चन है वो एक प्रॉपर क्लास में एक ही वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले, गणेश हैज ए हाउस प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 2,50,000 पर annum। गणेश एक हाउस प्रॉपर्टी ओन करता है जिसकी म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 2,50,000। फेयर रेंट कितना है, 2 लाख, एंड द रेंट फिक्स बाय द रेंट कंट्रोलिंग एक्ट कितना है, 2,10,000। देखो, म्युनिसिपैलिटी वैल्यू MRV 2,50,000, FRB 2 लाख, रेंट फिक्स बाय रेंट कंट्रोल एक्ट 2,10,000 पर annum। द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर ए रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ। जो प्रॉपर्टी लेट आउट हुआ है वो कितने के लिए हुआ है, 20,000 पर मंथ के लिए। हाउएवर द टेनेंट वैकेट द प्रॉपर्टी ऑन 31st January 2025। Unrealized rent was 20,000 and the unrealized rent was 20,000 and all the conditions prescribed by Rule 4 are satisfied. He paid municipality tax at a rate of 8% of the municipal value. Interest on borrowed capital was 65,000 for the year. Compute the income from the house property of Mr. Ganesh for the assessment year 2025-2026। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बेटे आपको याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बीकॉम के एग्जाम में आना बहुत ही क्या है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में आपको बोल सकता हूँ, बहुत चांसेस है कि ये बीकॉम के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसे हम कंप्यूट करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सारे के सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन किया गया है। सर एक क्वेश्चन हमने पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन हमने सेटिस्फाई, मतलब एक क्वेश्चन में हमारा डाउट था, वो ये था कि ये जो रूल 4 वाला दे रखा है ये क्या दे रखा है, यानी कि अनरियलाइज्ड रेंट वाज 20,000 एंड ऑल द कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल 4 आर सेटिस्फाइड। तो ये सर क्या है, देखो इस रूल 4 का बात ये कि अभी जो हमने कंडीशन यहाँ पे डिस्कस किया ना, ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया इसी को बोला जाता है कंडीशंस लेड डाउन इन रूल 4। रूल 4 में ये सारे कंडीशंस मेंशन किया गया है। इनकम टैक्स रूल 1962 में ये जो कंडीशन है ये प्रेस्क्राइब किया गया है। इस वजह से ये कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन। तो चलो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन अपना। ओके,
सो यहीं पे ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक प्रॉपर स्पेस ले लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, एक नया स्पेस ले लेते हैं। देखो, पहले हमें जीएबी कंप्यूटेशन करना है, सो पहले हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ जीएबी। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी कि जीएबी। सो जीएबी कैलकुलेशन करना सर बहुत ही ईजी है। ओके, सो इसमें आपको लेना है म्युनिसिपैलिटी वैल्यू, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू। सर म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू कितना है? 2,50,000 का, 2,50,000 और 2,40,000। व्हाट इज द अमाउंट? 2,50,000, राइट, 2,50,000 का। ओके, उसके बाद हमें लेना है फेयर रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू जो है 2 लाख का। ठीक है, ऐसा भी स्टूडेंट सोच सकता है कि म्युनिसिपैलिटी, जैसे इस वाले केस में म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू फेयर रेंटल वैल्यू से बड़ा हो सकता है। म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू क्या होता है? जो भी रेंट म्युनिसिपल अथॉरिटी फिक्स करते हैं। फेयर रेंटल वैल्यू क्या होता है? फेयर रेंटल वैल्यू होता है कि भाई आपकी एरिया में सिमिलर एरिया में सिमिलर प्रॉपर्टी का सेम लोकेलिटी में रेंट कितना है। रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी। सपोज हम 2 BHK की बात करें, तो जिस एरिया में आपका घर है उस एरिया में 2 BHK का रेंट कितना है? 2 लाख। व्हिच वन इज हायर? हायर। सो कितना आएगा? सर हम एग्जाम में कैसे करें? मैं आपको एक एग्जाम का फॉर्मेट बता देता हूं सो दैट आपको आसान होगा। ये आप नंबर 1 पे ले लीजिए, ये नंबर 2 पे ले लीजिए। नंबर 3 पे आप क्या लिखोगे? हायर ऑफ 1 and 2। नंबर 1 एंड नंबर 2 का जो भी हायर होगा, यानी कि 2,50,000। ठीक है, उसके बाद आपको 4 नंबर पे लेना है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट सर कितना है? सर स्टैंडर्ड रेंट है 2,10,000 का। 2,10,000 की केस में आपको क्या आएगा? देखो, उसके बाद नंबर 5 आएगा लोअर ऑफ 3 and 4 इज RER का मतलब क्या है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो 2,10,000 आपका आ जाएगा RER। इसके बाद आपको माइनस करना है 6 नंबर पे आप ले सकते हो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना है सर? 20,000 का पर मंथ का है इंटू 12, यानी कि 2,40,000। इसमें से आपको माइनस करना है ऑन रियलाइज रेंट। ऑन रियलाइज रेंट सर कितना है? 20,000 का है, 20,000 का ना, यस 20,000 का है ऑन रियलाइज रेंट। सो 20,000 आप माइनस कर लीजिए। सो आपका ये कितना आ जाएगा? 2,20,000। ओके, तो आपका आ जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीव। एक्चुअल रेंट रिसीव कितना आ जाएगा? 2,20,000। सो अगर हम जीएबी की बात करें, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है? हायर ऑफ 5 and 7। नंबर 5 एंड नंबर 7 में जो भी हायर है, तो 2,20,000 जो है वो आपका क्या है? जीएबी। सर ये तो हमने जीएबी कैलकुलेशन किया, हमें तो इनकम कंप्यूटेशन करना है, वही मैं बता रहा हूं। ये आप वर्किंग नोट में कर सकते हो। जीएबी का कैलकुलेशन आप क्या कर सकते हो? वर्किंग नोट में कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम लोग कर रहे हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको यहां पे करना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सर हमें कैसे कंप्यूट करना है, एक बार देख लेते। चलो देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमें कैसे कंप्यूट करना है। बहुत ही सिंपल है। आपको लेना है पर्टिकुलर्स और आपका आ जाएगा ये अमाउंट। ठीक है, आपको लेना है पर्टिकुलर्स और उसके बाद आपका आएगा अमाउंट।
इसमें आपको लेना है GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखो क्वेश्चन में आपको जब एग्जाम में करना है तो हमेशा फुल फॉर्म यूज करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आएगा सर? 2,20,000 का। इसमें से हमें माइनस करना है लोकल टैक्स यानी कि म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स सर, म्युनिसिपल टैक्स कितना है सर? 8%। सर 8% ऑफ किसका? 8% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू यानी कि 2,50,000, यानी कि मैं बोलूँ कि 20,000। तो वो 20,000 माइनस कर लिया हमने। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? NAV, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू 2 लाख का आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। तो 2 लाख हमने ले लिया। 2 लाख के बाद हमें माइनस करना है NAV से स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन से सेक्शन में सर? अंडर सेक्शन 24A। सर क्या ये सेक्शन याद रखना है? बिल्कुल। 30% ऑफ NAV, 30% ऑफ NAV। सो NAV का 30% कितना हो रहा है सर? 60,000। उसके बाद एक और आपको माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सो सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना है? हमें क्वेश्चन पे मेंशन किया हुआ है, ऑलरेडी देख लेते हैं एक बार। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है 65,000 का। तो 65,000 हमने माइनस कर लिया। तो सर अब बचा कितना? एक बार देख लेते कितना बचा है सर। तो अब बचा है आपका 75,000। सही है, चलो। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सर कितना होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका आ जाएगा 75,000। सो देखो ये हमने पहले GAV कंप्यूटेशन किया, जो भी हमने GAV के बारे में पढ़ा था, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, व्हिच वन इज हायर। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर किया, व्हिच वन इज लोअर, वो होगा RER। उसके बाद हमने एक्चुअल रेंट रिसिप्ट से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस किया, जो भी आएगा वो आएगा एक्चुअल रेंट रिसिप्ट। तो GAV जो होगा वो होगा हायर, एक्चुअल रेंट रिसिप्ट एंड रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 5 और 7 का जो भी हायर होगा वो आएगा GAV। GAV एक बार आने के बाद हमने म्युनिसिपैलिटी टैक्स माइनस किया तो आ जाएगा आपका NAV, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया 30%, जो कि आएगा 60,000। 2 लाख का 30% 60,000। फिर उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस किया, जो आएगा 75,000। ठीक है, सो ये है बहुत ही ईजी वाला आंसर था ये जो है मैं आपको स्टूडेंट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बिल्कुल आज शेयर करूंगा। ठीक है, और उसके साथ साथ हाउस प्रॉपर्टी का नोट भी मैंने शेयर नहीं किया, वो भी शेयर कर लूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए। आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे GAV का, और भी कुछ हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे एक और वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।